Hello students, welcome to Biometers classes online. So today we are going to discuss the numerical section from the chapter Semiconductor Electronics Material Devices and Circuits और इसके अंदर में भी हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो रहेंगी रिगार्डिंग द डायोड एंड ट्रांजिस्टर के जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनके बारे में हम लोगों को यहाँ पर चर्चा करनी है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें आपसे सामने पहले क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों को ट्रांजिस्टर वाला ये जो सेक्शन है इसमें थोड़ी सी परेशानी हुई है कि सर आपने इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट बहुत कम दिया है और लिखने वाला पार्ट जो है, जो कि शीट में जो दिया हुआ कंटेंट है वो वाला ज़्यादा है, मतलब याद करने वाला ज़्यादा है। तो भैया देखो, कहानी ये है इसकी कि ये जो सेक्शन है बेसिकली इस पर सवाल आपको आएगा, जो भी सवाल आएगा वो आपसे बनेगा जरूर, ये बात मैं आपको यहां पर बता सकता हूं। लेकिन उसकी कंडीशन एकमात्र है, वो ये है कि आपको वो जो फॉर्मूलाज हैं, बेसिकली देखो क्या है ना, जैसे मैं आपको रिकॉल करवाऊं, जैसे आप लोग जब छोटे रहे होंगे जूनियर क्लासेस में तो आपने वहां पे एक चीज सीखी होगी। कौन सी चीज मैं बताऊं? आपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह वो फॉर्मूला सीखा होगा। प्रॉफिट और लॉस जो होता है उसमें फॉर्मूला सीखा होगा कि हमारे पास में प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, ये इतना है, तो कैसे करना है। तो एक फॉर्मूला सीखा आपने, उसमें अलग अलग तरह के वेरिएबल्स आ रहे हैं और उनको आपको सॉल्व करना होता है। बिल्कुल सिमिलर वे में आपका जो लेवल है बेसिकली 12th लेवल पर ये जो चीजें हैं वो बहुत डिफिकल्ट लगती हैं। उसका रीजन यही है कि ट्रांजिस्टर वाला जो सेक्शन है या जो डायोड वाला जो सेक्शन है वो बहुत ही वास्ट है, अपने आप में बहुत वास्ट है। लेकिन हम लोगों को ये उतना कवर करना है जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहां पर कोशिश करी है कि मिनिमम टू मिनिमम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर किया जाए। सो इसके कारण मैं यहां पर आपसे बोलूंगा, जो ड्यूरिंग द जो लेक्चर थे आपके, लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7 में जो कंटेंट था उसकी रिगार्डिंग जो शीट्स आपको मिली हुई हैं बुकलेट के अंदर में, जो कंटेंट गिवन है, या तो आप बुकलेट का आपके पास में प्रिंट आउट रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि प्रिंट आउट नहीं है तो आपने यदि लिख के रखा है तो बहुत अच्छी बात है। उन चीज़ों को एक बार आप सामने रख लीजिए जिससे आपको सवालों को समझने में और आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। ठीक है, सो उसी बेसिस पर मैं सारे सवाल करवाऊंगा। देखो, पहला जो सवाल यहां पर दिख रहा है उसमें ईयर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2017 एग्जाम। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है ये। अब यहां पर क्या सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फॉरवर्ड बायस डायोड। तो फॉरवर्ड बायस डायोड आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है। फॉरवर्ड बायस डायोड की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन सिंपल होती है कि भैया देखो, ये एक आपका पी साइड है, ये एन साइड है। यदि मैं पी साइड को हायर पोटेंशियल पे और एन साइड को लोअर पोटेंशियल पे कनेक्ट कर दूं तो वो आपका फॉरवर्ड बायस डायोड होता है। अब पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, -4 और -3, कौन सा हायर और कौन सा लोअर है? क्योंकि देखो डायोड में तो सब जगह दिख रहा है क्लियरली कि भैया लेफ्ट साइड पी है और राइट साइड एन है, ये तो क्लियरली मुझे दिख रहा है। अब क्या आइडेंटिफाई करना है? हायर और लोअर। तो -4 और -3 में कौन हायर और कौन लोअर है? तो भैया ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है, इसका मतलब ये हो गया आपका रिवर्स बायस, ये तो नहीं आएगा। अगला देखते हैं -2 और +2। तो -2 और +2 में कौन बड़ा है? +2 आपका बड़ा है, मतलब ये हायर पोटेंशियल साइड हो गई, ये लोअर पोटेंशियल साइड हो गई, मतलब ये वाला डायोड भी आपका रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। चलो अगले पे बात करते हैं। अगला तो बहुत ही आसान है, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट। तो भैया 5 बड़ा है, मतलब ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है, इसका मतलब ये है ये भी आपका रिवर्स बायस में है। तो अपने आप ये बच गया फॉरवर्ड बायस। लेकिन फिर भी चेक कीजिए, 0 वोल्ट और -2 वोल्ट, 0 और -2 में कौन बड़ा है? तो 0 बड़ा है, मतलब ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये आपका लोअर पोटेंशियल हो गया, इसका मतलब ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। बहुत ही आसान सवाल था, इसमें बिल्कुल भी ज्यादा दिमाग लगाने लायक चीजें नहीं थी, बस ये यहां पर आपका पहला सवाल खत्म होता है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल आ रहा है, ये क्वेश्चन है आपका 2016 का सवाल है। अब ऐसे सवालों को करने के लिए मेनली क्या होता है, प्रॉब्लम यहां पर बस यही है कि आपको अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है, लेकिन फिर भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, उसके बेसिस पर आपके ये सारे सवाल हमेशा होंगे। इन सवालों में आपको क्या पूछा जाता है? तो इन सवालों में आपसे पूछा जाता है करंट। क्या पूछा जाता है? करंट। और डायोड के सवालों में जो दूसरी बात ध्यान रखनी है वो ये है कि कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल। जब कभी भी बोल दिया जाए कि डायोड आइडियल है तो इसका मतलब ये है कि इस सर्किट डायग्राम को आपको क्या करना है, जहां डायोड लगा है उसको चेक कीजिए क्या ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है।
बस इतना चेक करना है। मैंने क्या बोला, यदि बोल दिया है कि डायोड आइडियल है, यदि आपको बोल दिया है कि डायोड आइडियल है, तो आपको इसे एक सिंपल प्लेन वायर जैसा कंसीडर करना है, बशर्ते कि वो फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, इतना चेक करने के पश्चात। मतलब यदि फॉरवर्ड बायस रहेगा, मैंने क्या बोला, फॉरवर्ड बायस रहेगा, तो आप क्या करेंगे, ऐसे सिंपल प्लेन वायर जैसा कनेक्ट कर देंगे, और रिवर्स बायस रहेगा तो आप इसे ओपन सर्किट की तरह ऐसे बना देंगे। कंडीशन क्या है कि ये क्या होना चाहिए, आइडियल। ओके, अब तो यहां पर लिखा है कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल, मान लिया। अब देखो तो ये है आपका हायर पोटेंशियल, ये है आपका लोअर पोटेंशियल, ये है आपका हायर पोटेंशियल, ये है आपका लोअर पोटेंशियल। तो आपने इसे एक वायर बना दिया सीधा सीधा, उसके बाद में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और इसके बाद में यहां पर वोल्टेज लिख दीजिए। ये लिख दिया आपने +4 वोल्ट, ये लिख दिया -6 वोल्ट। ये क्लियर हुआ? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। इसकी वैल्यू दे रखी है 1 किलो ओम, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 किलो ओम। अब मैं यहां पर आपको एक ट्रिक बताता हूं, इसका आपको ध्यान रखना है। इसका आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। मैंने बोला जैसे यहां पर ऐसा कुछ तो भी सिनारियो दे रखा है, ठीक है, ऐसे ये R1 है, ये R2 है, ये पोटेंशियल पॉइंट VA है, ये पोटेंशियल पॉइंट VB है, ठीक है, इतना समझ में आया? मैंने क्या किया, 2 पॉइंट बना दिए और दोनों पे पोटेंशियल लिख दिया है, दोनों पे क्या लिख दिया है, पोटेंशियल लिख दिया है। अब यहां पर एक कंडीशन और मैंने बोल रखी है कि भैया VA जो है वो VB से बड़ा है, VA जो है वो VB से बड़ा है, क्योंकि मेरा एक जनरल ये है कि भैया मैं लेफ्ट से राइट चलता हूं, मतलब मैं तो हमेशा ऐसे लिखता हूं लेफ्ट से राइट। यदि आप राइट से लेफ्ट लिखते होंगे तो पता नहीं, पर मैं लेफ्ट से राइट लिखता हूं, तो मैं लेफ्ट से राइट लिखता हूं, तो मैं हमेशा ऐसे ही चीजों को करता हूं, तो आपके लिए भी आसान रहेगा। अच्छा, अब दूसरी जो चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक ये पॉइंट ध्यान रखना है, ध्यान रख पाओगे, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अब देखिए यहां पे VA ग्रेटर देन VB हो गया, तो मतलब VA से VB की तरफ करंट फ्लो होगा, तो इसकी डायरेक्शन आपने लिख दी और इसको नाम दे दिया I। इसको क्या नाम दे दिया, I। अब आपको इसकी जो इक्वेशन लिखनी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमेशा ऐसे ही बनानी है। कैसे, VA से आपको चालू करना है, ओके, VA। अब इसका प्लस या माइनस क्या है वो आपको हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल से पता चल ही जाएगा, लेकिन इसको मैंने VA को पॉजिटिव कंसीडर कर लिया है। इसके बाद में आपको ऐसे चलना है, और आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो ये माइनस लगाते चले जाइए, माइनस लगाते चले जाइए, और सॉल्व करते चले जाइए, और लास्ट तक पहुंचने के बाद में इक्वल टू लगा के 0 लिख दीजिए। क्या बोला मैंने, करंट इलेक्ट्रिसिटी में और डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए बस इतना सा ध्यान रखिए। क्या, ये ऐसा एक इक्वेशन बनाते चलना है, जितने भी रजिस्टर हो लगाते चले जाइए। यदि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो फिर आपकी इक्वेशन बदल जाएगी, लेकिन आपको इस चैप्टर में अभी तक इतना दिमाग नहीं लगाना है। अभी सिर्फ आपको क्या फोकस करना है, VA से चालू करना है, -IR1 -IR2 -IR3 -IR4, और लास्ट में -VB = 0 करके छोड़ देना है। बात समझ में आ गई? ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इस पॉइंट को, इस कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करना है। कैसे करेंगे, तो भैया मैंने इसको नाम दे दिया VA, इसे नाम दे दिया VB, इसे नाम दे दिया R। अब देखो ये +4 है, ये -6 है, मतलब ये ज्यादा है, मतलब मेरा करंट इधर से ऐसे फ्लो होगा। बात समझ में आ रही है, यस और नो? मैंने बोला सही बात है। अब इस इक्वेशन को यहां पर जरा कॉपी करने की कोशिश करो, तो मैं लिखूंगा VA माइनस का IR माइनस का VB = 0। क्या बराबर कॉपी हो रही है? बिल्कुल सही बात है। अब क्या कर दीजिए, अब आप यहां पर वैल्यूज को पुट कर दीजिए, जो जो वैल्यूज यहां पर आपको दिख रही हैं। VA कितना दिख रहा है, VA दिख रहा है +4, तो आपने लिख दिया +4, माइनस मैंने लगा दिया, करंट मालूम नहीं है क्योंकि करंट ही तो यहां पर कैलकुलेट करना है, तो आपने लिख दिया I इंटू रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम, तो आप इसे 1 किलो ओम रख दीजिए या 1000 रख दीजिए, सीधा सीधा जो भी आपको अच्छा लगे। 1 किलो ओम बराबर है, फिर माइनस आया, मैंने माइनस लगाया। VB रखना है, VB क्या है, VB है -6 वोल्ट, मतलब आप रखेंगे -6 वोल्ट और = 0। बोलो हो जाएगा क्या? क्या यदि ऐसा सवाल आएगा तो कर पाओगे? ध्यान से देखिए, हो रहा है, श्योर है?
अब ये ऐसा टाइप का सवाल आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये वाला सेक्शन आपने लिख लिया होगा, तो इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं, जिससे क्या है, मैं इस इक्वेशन को ऊपर ले जाके सॉल्व कर पाऊंगा। बोलो अब क्या करूंगा मैं यहां से, तो मैं देखूंगा कि भैया ये बन रहा है 4 माइनस का 1000i, 1000 कहां से आया, किलो ओम को 1000 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस का 6 इक्वल्स टू 0, बराबर है। इस आई वाली टर्म को इधर लेके आ जाइए, तो ये बन जाएगा 1000i इक्वल्स टू 10, सो इट इंप्लाइज i विल बी इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, सो ये यहां पर मिल रहा है करंट, 0 से 0 कट जाएगी तो आंसर आ रहा है 1/100, मतलब आई का आंसर आएगा कितना, 10 की पावर -2 एम्पियर। बोलो कितने लोग इससे अब सहमत हैं? अब फटाफट बोलो, क्या अब ये सवाल यहां पर आपको क्लियर हुआ? सोचो और बोलो, कर सकते हैं इजीली, श्योर हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे सवाल बढ़ेगा देखो वैसे वैसे मैं आपको हर एक चीज यहां पर क्लियर करते चलूंगा। अब देखो अगला सवाल यहां पर आ रहा है, सवाल देखिए क्या है, ठीक है, सवाल आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। सवाल लिखा है, इन द गिवन फिगर अ डायोड डी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू 100 ओम एंड एन ईएमएफ ऑफ 3.5 वोल्ट। तो देखो यहां पर एक बैटरी लगा के दे रखी है, यहां पर रेजिस्टेंस लगा के दे रखा है, तो मैंने बोला ठीक है। आगे क्या बोला, इफ द बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द डायोड इज 0.5 वोल्ट। क्या बोल दिया इस सवाल के अंदर में कि भैया इस डायोड के अक्रॉस एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप हुआ है, इस डायोड के अक्रॉस एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप हुआ है। तो मैं बोला ठीक है, होने दो, क्या दिक्कत है, आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ द करंट इन द सर्किट विल बी ओके। अब सर जी क्या करें, पहला तो ऐसा हो रहा था ना, पहला जो सवाल था उसमें तो ऐसा था कि भैया दो पोटेंशियल दिखते थे, यहां तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस वायर को यहां से काट दीजिए। काट दिया, अब काटने के बाद क्या होगा, देखो ये है 3.5 वोल्ट की बैटरी, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट हो गया प्लस का 3.5 वोल्ट और ये वाला पॉइंट हो गया 0। क्या बोला मैंने, ये पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा, उसको मैंने प्लस 3.5 रखा, जो माइनस वाला दिख रहा उसको 0 कर दिया। ध्यान रहेगा हमेशा, क्योंकि ये बैटरी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मतलब होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 3.5 वोल्ट है। क्लियर हुआ ये वाली बात? ओके, अब इसको काट देंगे तो ये बनेगा कैसे, ये बनेगा ऐसे कि भैया यहां पर ये पॉइंट आ गया 3.5 वोल्ट वाला प्लस वाला, तो ये लाइन तो हट गई, यहां से आगे गया तो यहां पर आपको मिल गया एक डायोड मिल गया, मैंने बोला सही बात है। इसके बाद में एक रेजिस्टेंस मिल गया और लास्ट वाला ये यहां पर 0 वोल्ट पर बन गया। बन गया क्या? बिल्कुल सही बात है सर जी, यहां तक तो ठीक है। रेजिस्टेंस भी हम लोग लिख देंगे 100 ओम है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। बस परेशानी एक आ रही है सर जी कि ये जो डायोड बैरियर पोटेंशियल दिया है इसका क्या करना है। इसका कुछ नहीं करना है, आपको इसकी वैल्यू रख देनी है, इसको हटाओ और इसकी जगह रख दो 0.5 वोल्ट। कितना रख दो? 0.5 वोल्ट। एग्जाम में क्या होता है, कई बार है ना, मैं आपको यहां पर चीजें क्लियर करते चलता हूं। एग्जाम में हो सकता है ये बैरियर पोटेंशियल वर्ड ना दे और उसकी जगह लिख दे प्रैक्टिकल डायोड। क्या लिख दे? प्रैक्टिकल डायोड। लिख दिया प्रैक्टिकल डायोड, लेकिन प्रैक्टिकल डायोड के साथ में लिखेगा या तो वो सिलिकॉन होगा या फिर जर्मेनियम होगा। यदि सिलिकॉन लिख दे तो 0.7 लिख देना है, जर्मेनियम लिख दे तो 0.3 लिख देना है। अब इस पर्टिकुलर सवाल में तो उसने बोला है कि 0.5 है, अदरवाइज आपको वो वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब बोलो, अब ये सवाल में क्या बचा? कुछ नहीं, अपना तरीका फॉलो कीजिए। कैसे करता था मैं? 3.5 माइनस 0.5 माइनस आई इंटू 100 माइनस 0 बराबर 0। देखो लाइन से चल रहा हूं। अब बोलो कितना आएगा यहां पर? यहां पर आएगा 3.5 में से 0.5 गए, बचा 3 माइनस का 100i इक्वल्स टू 0। तो भैया आई बराबर आ रहा है 3/100। अब 3/100 एम्पियर यहां पर बन रहा है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूं? कैसे सॉल्व करूं? तो आंसर देखिए 40 मिली एम्पियर, 20, 35, 30 मिली एम्पियर दिख रहा है। तो क्या लगता है आपको कौन सा आंसर आएगा? तो भैया देखो मैंने क्या किया, 3 जीरोस का एडजस्टमेंट किया। 3 जीरोस का एडजस्टमेंट करूंगा मतलब क्या किया, एक जीरो इधर बढ़ाई, एक जीरो इधर बढ़ाई, तो ये तो हो गया 30, और ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये मिली बना देगा, मतलब आंसर आएगा 30 मिली एम्पियर। आंसर आएगा
30 मिली एम्पियर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। क्लियर है? ओके, चलो क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलो एक और सवाल आया, ठीक है, सवाल देखते चलिए और आपको बिल्कुल लगेगा कि बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसान काम है। अब देखो क्या हो रहा है इस सवाल के अंदर में, देखिए क्या हो रहा है। सवाल के अंदर में बोला है टू आइडियल डायोड्स। मैंने क्या बोला? आइडियल डायोड्स वर्ड आते ही या तो वो डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है उतना देखिए, या तो वो प्लेन वायर बन जाएगी या टूटी हुई वायर बन जाएगी। तो मैंने बोला आइडियल डायोड है तो पहले मैं डायोड की कहानी को निपटाता हूं। और देखिए इस बैटरी का ये साइड मतलब +5 वोल्ट हो गया, ये वाली साइड 0 हो गई। अब यहां से ये +5 वोल्ट है, मतलब ये पूरा लाइन पे +5 वोल्ट ही मान के चलिए, बराबर है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। और इस लाइन पे 0 मान के चलिए। बात समझ में आ रही है? ऐसा हम तभी तक कर सकते हैं जब तक कोई रेजिस्टेंस बीच में ना दिखे। ऐसा हम लोग तभी तक कर सकते हैं जब तक रेजिस्टेंस बीच में ना दिखे। ये सारी चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन अभी हम लोगों को ये सवालों को निपटाना है, इसलिए मैं इन चीजों को आपको यहां पर धीरे धीरे बताते हुए चल रहा हूं। अब यहां पर देखिए, बताइए कौन सा डायोड आपका फॉरवर्ड बायस है और कौन सा डायोड रिवर्स बायस है, फटाफट देख के बताइए। तो आपको दिख रहा होगा कि जो D2 वाला है वो रिवर्स बायस में दिख रहा है और D1 वाला फॉरवर्ड बायस में दिख रहा है। इसका मतलब ये है, इसको मैंने काट दिया तो भैया देखो ये सर्किट अभी कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये वायर हो गई, ये यहां पर हो गया, ये नीचे से 5 वोल्ट हो गया और ये वाला पॉइंट ऐसे आ गया, ये 5 वोल्ट, ये 10 ओम। बात समझ में आई क्या? बोलो फटाफट से। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये वाली लाइन जो है वो बीच में से हट चुकी है। अब ये हट चुकी है तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, उस पूरी ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा। ऐसा थोड़ी है कि यहां से करंट चला यहां तक बह के वापस आ जाएगा, नहीं। लूप बनना जरूरी है। करंट फ्लो होने के लिए लूप का बनना बहुत बहुत जरूरी है। जब तक लूप नहीं बनेगा तब तक आपका काम नहीं होगा। अब बताइए अब इसके आगे क्या करूं? इसके आगे कुछ नहीं करना है। मैंने बोला देखो बैटरी वाली साइड को हटा के एडजस्टमेंट कीजिए, तो इसको काट दिया यहां से, ये वाला +5 हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये वाला 0 हो गया, तो इसको लगा दीजिए। तो ये आपने लगाया, देखो बस इतना सही बन रहा है, +5 वोल्ट, ये 10 ओम, ये 0 वोल्ट, सही है। अब बोलो कैसे करेंगे? 5 माइनस आई इंटू 10 माइनस 0 बराबर 0। तो आई का आंसर आएगा कितना? इसको सॉल्व करो, 5/10 मतलब 0.5 एम्पियर। श्योर है? आंसर मिल गया 0.5 एम्पियर, खत्म। सवाल है 2012 का, सवाल है 2012 का। क्लियर होएगा? श्योर है? अब देखो, अब इसको एक दूसरी बात और मैं यहां पर बताता हूं, वो क्या है। जब कभी भी आपके पास में ऐसा हो रहा हो, कैसा हो रहा हो कि भैया सिर्फ एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस दिख जाए, क्या दिख जाए? एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस दिख जाए, तो सीधा सीधा I बराबर V/R मार दीजिए, 5/10 0.5। बात समझ में आ गई? यदि एक रेजिस्टेंस और एक ही बैटरी दिख रही है तो I = V/R। ऐसे सवाल आप लोगों ने 9th-10th लेवल में जरूर करे हुए होंगे। चलें आगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो अगले सवाल पे। देखो चीजें एकदम बेसिक है, पहले डायोड वाले सारे क्वेश्चन खत्म करते हैं, उसके बाद अब देखो यहां पर एक आया सवाल जो कि है जीनर डायोड से रिलेटेड। यहां पर एक सवाल है, क्या लिखा गया है? अ जीनर डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल्स टू कितना है? 15 वोल्ट इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट शोन इन द फिगर, करंट थ्रू द डायोड इज। 2011 का सवाल है। अब देखो क्या है इसका मतलब। मैंने क्या बोला कि एक बात ध्यान दीजिए, ये 20 वोल्ट है, सही बात है, ये 15 वोल्ट यहां पर हो गया, श्योर है। तो इसका मतलब ये है कि यदि ये 15 वोल्ट हो गया तो इसके अक्रॉस आपको 15 वोल्ट मिलेगा और यहां से लेकर के यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यही आपका आउटपुट वोल्टेज भी होगा, बराबर है। आउटपुट वोल्टेज कितना आ गया? तो आउटपुट वोल्टेज आ गया आपका 15 वोल्ट। मैंने बोला सही बात है। और पैरेलल में वोल्टेज समान रहता है, इतना बेसिक फंडा मैं समझ सकता हूं कि यार आपको आ रहा होगा। तो इसका मतलब यह है कि 15 वोल्ट यदि यहां पर है तो इस वाली में से कितना करंट फ्लो होना चाहिए? सोचो, 15 वोल्ट यहां पर आ गया तो करंट कितना आएगा इस ब्रांच में? तो I = V/R, 15 वोल्ट अपॉन 1 किलो ओम, मतलब आंसर आएगा 15 मिली एम्पियर। ये बात समझ में आई? श्योर है? मैंने बोला सही बात है। अब यहां पर दूसरी चीज और आ रही है, वो चीज क्या आ रही है
कि सर जी हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज क्या है। मतलब ये कि आपने बोला ये 15 मिली एम्पियर करंट है, तो इस 15 मिली एम्पियर करंट का करना क्या है, क्या हम लोग करें कैसे। अरे भैया सिंपल सी बात ये है कि भैया ये जो सेक्शन है ये पूरा हट गया, यहां से हट के अलग कर दो। अब बराबर है 20 वोल्ट आपने दिए थे, 15 वोल्ट का रेगुलेटर लगा दिया। मतलब ये है कि भैया इसमें से 15 वोल्ट यहां खर्च हो रहा है, तो बचा कितना, 20 में से 15 यहां खर्च हो रहा है, इसके आगे 15 हो गया। तो यहां पर इसने कितना लिया होगा सोचो, एक साइड से 20 लीटर पानी चला, एक साइड से 20 लीटर पानी चला, और उसमें से आपने क्या किया कि भैया जो पानी आया यहां पर आपने एक कनेक्शन मारा और यहां से 15 लीटर पानी साइड में निकाल लिया, तो कितना बच गया, 5 लीटर पानी बचा। तो इसका मतलब सेम कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होता है कि भैया यहां से 20 वोल्ट चल रहा है, तो 15 यदि यहां पर आने वाला है, इस वाले सेक्शन के लिए 15 है, तो मतलब यहां पर बच गया आपका 5 वोल्ट। कितना बच गया, 5 वोल्ट। और यदि यहां पर 5 वोल्ट बचा है तो इसमें करंट कितना होना चाहिए, करंट होना चाहिए सेम कॉन्सेप्ट, I बराबर V बाई आर, 5 वोल्ट 250 ओम का रेजिस्टेंस। मैंने बोला सही बात है। और यदि ऐसी बात है तो अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, 3 जीरो तो ऐसे बढ़ा दी, ठीक है, और इसको साइड में मिली एम्पियर लिख दिया। देखो मिली को हटाओगे 10 टू द पावर -3 तो वो 3 जीरो को खा जाएगा, मतलब सी चीजें वहीं की वहीं अभी भी। अब इसको कैंसल आउट कीजिए, ये कटेगा 2 बार, 1 जीरो, मतलब आंसर आ गया 20 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब समझिए क्या हो रहा है, इसका मतलब बताइए क्या हो रहा है। इसका मतलब इतना सा हो रहा है यहां पर कि यहां से चल रहा है 20 मिली एम्पियर करंट, और रेजिस्टेंस में मैंने आपको बताया कि भैया यहां आ रहा है 15 मिली एम्पियर करंट। सोचो यहां से 20 चला, यहां पर 15 आया, तो इसमें अब कितना जाना चाहिए भैया, 20 में से 15 यहां पहुंच गया, 15 यहां पहुंच गया, तो 15 यहां पहुंच गया, तो यहां बचेगा आपका 5 मिली एम्पियर। खत्म सवाल, दिस इज द आंसर। सवाल को समझिए, वोल्टेज रेगुलेटर, जीनर डायोड एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इसका मतलब यह है कि भैया वो वोल्टेज को रेगुलेट करता है। इसको हम लोग रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, तो रिवर्स बायस में यहां पे कनेक्ट किया, 20 वोल्ट था, इसने 15 वोल्ट, मतलब 20 का 15 यहां पर आ गया, 20 का 15 यहां पर आ गया, यही 15 वोल्ट यहां पर भी आएगा, और इस 15 के कारण इसमें करंट फ्लो हुआ कितना, 15 मिली एम्पियर। बात समझ में आई। अब बचा क्या, अब जो बचा हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो भैया 20 में से 15 आ गया, तो 5 वोल्ट बचा, जो कि इसके अक्रॉस मिलेगा। भैया पंक्ति में बैठे हो, लाइन में बैठे हो, तो खाना सबको मिलेगा, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो सकता है कि भैया एक में 5 लड्डू मिले, एक को 15 मिल गए, तो इसको 15 मिलेंगे, क्योंकि इसने स्पेशल एट्रीब्यूट्स के साथ में आया है। किसके साथ में आया है, आपने देखा होगा जब लाइन लगती है, कुछ वीआईपी एंट्रीज होती हैं, तो ये वीआईपी एंट्री है कि 15 ही चाहिए मेरे को, तो 15 दे दिया इसको। लेकिन थे तो अपने पास 20 में से 15 ये ले गया, तो बचे क्या, 5। अब बचा 5, इसको 5 से ही काम चलाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, आर यू श्योर, बस खत्म। ये सवालों का पैटर्न होता है, बेसिक आइडेंटिफाई कीजिए। अब अगली बार यदि आपको कोई भी सवाल आता है, मैं इसको मिटा रहा हूं सबको, अगली बार यदि आपको कोई भी सवाल आता है, कोई भी सवाल, अब देखो सवालों का पैटर्न क्या होगा, जीनर डायोड के सारे सवाल ऐसे ही होंगे जो अभी ये सवाल आया है। अब इस सवाल में पर्टिकुलरली क्या पूछा है, करंट पूछा है, कहां से जाने वाला, डायोड से जाने वाला। अब आपसे सिंपल सवाल पूछ सकता है, फाइंड द करंट इन 1 किलो ओम रेजिस्टेंस। क्या करना है आपको, ये 15 वोल्ट है, तो इसका करंट सीधा सीधा निकालना है हमेशा। या फिर ऐसा सवाल पूछ सकता है, दूसरा वैरायटी सवाल बताता हूं कैसे। इसी सवाल को मैं ये कर रहा हूं, मॉडिफाई कर रहा हूं। कैसे मॉडिफाई कर रहा हूं, मैंने बोला सवाल, देखो क्या सवाल बोला है, सवाल बोला है कि इसमें करंट है 15 मिली एम्पियर, तो फाइंड वोल्टेज, फाइंड जीनर वोल्टेज। बोलो कैसे करना है, फटाफट बोलो, फाइंड जीनर वोल्टेज। कैसे करोगे सवाल को, 15 मिली एम्पियर जीनर डायोड के सामने सामने लग रहा है, 15 मिली एम्पियर, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वोल्टेज आ जाएगा, V बराबर से IR से आ गया, V बराबर IR से ये आ गया, तो जो वोल्टेज इसका आया वही जीनर डायोड का वोल्टेज होगा हमेशा। हमेशा पैटर्न है ये सॉल्व करने का, दिस इज द पैटर्न टू सॉल्व इट, दिस इज द पैटर्न टू सॉल्व इट। इसको चेंज नहीं करना है, बिल्कुल हमेशा ऐसे सवाल होगा। क्लियर है। और दूसरा एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, इसको मिटाने के बाद में बताऊंगा, वो ये है कि जितना भी आप इनपुट दोगे, ये है आपका इनपुट, ये यहां से एक अलग सेक्शन बच जाएगा,
तो भैया इनपुट में से जीनर वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट कर दो, बचा हुआ वोल्टेज आएगा अक्रॉस द रजिस्टर। क्या बोला? इनपुट वोल्टेज माइनस जीनर वोल्टेज इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रजिस्टर या करंट लिमिटिंग रजिस्टर, जो हम लोग बोल रहे हैं। सीरीज की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं मैं, ऐसा लग रहा है। हाँ, सीरीज रजिस्टर। बात समझ में आई? क्या बोल रहा हूं? 20 15 बचे कितना? 5। वेरी फिक्स पैटर्न, कभी कोई चेंज होके नहीं आएगा। सवाल जो भी बनेगा उसमें बस आपका डेटा बदल रहा होगा। ये नंबर जो मैंने यहां पर लिखे हैं वो नंबर नहीं मिलेंगे, इसके बजाय दूसरे नंबर यहां पर आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कई लोग सोच रहे होंगे सर वो जीनर पे लाल क्यों लिखा हुआ है? ध्यान देने के लिए भैया, जीनर डायोड का सवाल है, अभी सीख रहे हैं हम लोग। सीख नहीं रहे होते तो ये सवाल ऐसे नहीं होता। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, ये वो सवाल हैं जिनसे आपको लगता है डर, जिनसे आपको लगता है डर, ट्रांजिस्टर वाले सारे सवाल। अब यहां से आगे सारे जो सवाल सॉल्व हो रहे हैं, अरे मैंने 30 मिनट्स लगभग इसमें खर्च कर दिया यार इन सिंपल सी सवालों में। चलो कोई बात नहीं। अब यहां से आगे जो सवाल सॉल्व हो रहे हैं वो हैं आपके ट्रांजिस्टर वाले सवाल। सवाल को पढ़ना चालू कीजिए। 2017 का सवाल है। अगेन क्या सवाल दिया गया है? सवालों को पढ़ते समय अब ध्यान क्या क्या चीजें रखनी है वो मैं आपको बता दूं। आपको पहला काम करना है आइडेंटिफाई द ट्रांजिस्टर। क्या काम करना है? सबसे पहला काम आइडेंटिफाई द ट्रांजिस्टर। मतलब क्या? आपको कॉमन बेस दिया है या कॉमन एमीटर दिया है। पहला काम है आइडेंटिफाई द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आइडेंटिफाई कर लिया। अब ट्रांजिस्टर आइडेंटिफाई करने के बाद में उसके सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। मैं बोला ठीक है। तो पहला वर्ड लिखा है कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ओके, तो मेरे दिमाग में सीई चलना चाहिए। एमीटर कॉमन है, कॉमन एमीटर है, तो कॉमन एमीटर में इनपुट करंट क्या होता है? इनपुट करंट होता है IB। आउटपुट करंट क्या होता है? तो सर जी मैंने आपको बताया हुआ है आउटपुट करंट हमेशा IC रहेगा। क्लियर है? कॉमन बेस आता तो क्या करता? आउटपुट करंट तो IC ही रहता, लेकिन इनपुट करंट IE हो जाता था। क्लियर हुआ? ओके। अब दूसरी बात, अब इन्होंने बोला है, अच्छा और चीजें क्या हैं इसके साथ में? इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा फिर भैया? ये भी खत्म कर लेते हैं लगे हाथों। इनपुट रेजिस्टेंस आपके पास में आएगा RB और आउटपुट रेजिस्टेंस आपके पास में आएगा कितना? RC। ठीक है? ओके। अब सवालों में यहां पर आगे बढ़ते हैं। सवाल में लिखा है द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट। एक बात बताओ, आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है सवाल में कुछ गलत गलत सा? क्यों सवाल में गलत गलत सा लग रहा है? कि सर जी यहां पर बोला है द ऑडियो सिग्नल दिया है, मतलब यार ये तो एक इनपुट जैसा होना चाहिए, बराबर है। और बोला है ये तो कलेक्टर के अक्रॉस है, मतलब कहानी में कुछ गड़बड़ी लग रही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा डाउट लग रहा है मेरे को, तो मैं इसको छोड़ देता हूं। अभी आगे पढ़ता हूं। हो सकता है कि ये स्टेटमेंट सिर्फ मुझे मूर्ख बनाने के लिए दिया हो सकता है ऐसा होगा आपके साथ में भी। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है द रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर इज 3 किलो ओम। मतलब क्या दिया है आपको बताओ फटाफट से, क्या दिया है अब सवाल के अंदर में डेटा? तो सवाल के अंदर में बोला गया है RC बराबर 3 किलो ओम। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब लिखा है करंट गेन इज 100। तो ये करंट गेन का मतलब क्या है? कौन है ये? अल्फा है या बीटा है? तो आपको याद आना चाहिए कि कॉमन एमीटर में करंट गेन बीटा होता है और कॉमन बेस में करंट गेन अल्फा होता है। कॉमन एमीटर में करंट गेन बीटा होता है। मैं कुछ रिपीट करता हूं, हो सकता है मेरे से गलत स्टेटमेंट निकला हो। कॉमन एमीटर में करंट गेन बीटा होता है, कॉमन बेस में करंट गेन अल्फा होता है। क्लियर? ओके। अब दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क, यदि अल्फा दिया होता है तो वो छोटी वैल्यू होती है 0.94 0.96 ऐसी, और बीटा दिया होता है तो बड़ी वैल्यू होती है 40 50 100 ऐसी। तो भैया ये आपको गिवन है बीटा। अब बीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर आगे बोला है बेस रेजिस्टेंस इज 2 किलो ओम। मतलब ये दे रखा है आपको RB 2 किलो ओम। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आर यू श्योर इनफ? देख लो फटाफट से। RB आया 2 किलो ओम। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब जब ये बात क्लियर हो गई तो
अब मुझे अपने इस पे क्या बोलते हैं प्रोसेस कर देना है। अब कैसे प्रोसेस करें, सवाल में पूछा गया था वोल्टेज एंड पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर। ओके, तो भैया हमने बोला कि सर जी पहले तो मैं वोल्टेज गेन पे काम करना चाहता हूं। मैंने बोला ठीक है सर जी काम कीजिए। तो सर जी वोल्टेज गेन का मतलब है एवी बराबर आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। क्या ये वाली बात सही है? बिल्कुल सही है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अब एक बात बताइए सर जी आउटपुट वोल्टेज कहां है? यहां पर कुछ दिख तो नहीं रहा है। मैं बोला ये वाली बात भी सही है। अब क्या किया जाए? तो मैंने बोला कि हम लोग जानते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर के बेसिस पर मैंने आपको एक और फॉर्मूला सिखाया है, वोल्टेज गेन बराबर करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन। क्या ये चीज सिखाई है कि नहीं सिखाई है? करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन। मैं बोला वो वाली बात तो सिखाई है सर जी। अब सिखाई है तो बस अप्लाई कर दीजिए। एवी बराबर करंट गेन, कौन सा करंट गेन आएगा? तो भैया कॉमन एमीटर है, मतलब आपको लिखना है यहां पर बीटा। और रेजिस्टेंस गेन क्या करें सर जी? आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। पुट कर दीजिए वैल्यू, बीटा कितना है 100 इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस। मैंने पहले ही बताया कॉमन एमीटर लिखते ही देखो चीजें को याद करो, तो ये आएगा RC अपॉन RB, मतलब 100 इंटू 3/2, मतलब आंसर आ गया 150। तो 150 वाला ऑप्शन वैसे देखा जाए तो यही मैच कर रहा है, मतलब यही आंसर आने वाला है। लेकिन आपके लिए हम लोग थोड़ा सा और करेंगे अभी इन चीजों को। अब देखो अगला जो सवाल है वो है आपका पावर गेन से रिलेटेड। अगला पॉइंट क्या पूछा गया है? पावर गेन कितना आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, पावर गेन कितना आएगा। तो पावर गेन कैसे निकालोगे? मिटाऊं इसको? चलो फटाफट इसको मिटाते हैं। पावर गेन, तो मैंने बोला देखो सर जी पावर गेन का मतलब है P बराबर V इंटू आई, बराबर पावर का मतलब है P बराबर V इंटू आई। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं पावर गेन बराबर वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। तो आप देखिए वोल्टेज गेन कितना है, ये निकाला है मैंने अभी 150 का, और करंट गेन कॉमन एमीटर का करंट गेन यहां पर दिया हुआ है 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए 15, 1 2 3 0 तो 15,000। खत्म सवाल। ये ऐसे सवाल होंगे बेटा। बोलो डर लगा? सर जी एक सवाल तो ठीक है समझ में आया, आगे कुछ वैरायटी आएगी तब हम लोग बात मानेंगे। मैं बोला ठीक है चलो अगले सवाल पे हम लोग। अबे खा गया। हाँ भैया ये आ गया सवाल। चलो देखो ये 2016 का सवाल है। क्या सवाल है? एनपीएन ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, क्या बोला है? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने क्या बोला था? कॉमन एमीटर बोलते ही सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। मैंने बोला ठीक है। अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 800 ओम इज कनेक्टेड इन द कलेक्टर सर्किट। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि सर जी ये तो आरसी तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आरसी होता तो बोलता था कि कलेक्टर पे रेजिस्टेंस है। तो मैं बोलता हूं ठीक है थोड़ी देर के लिए आप आरएल ले लीजिए। आरएल बराबर है 800 ओम। मैंने साइड में लिख रहा हूं जिससे कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करवाऊं आपको। ओके, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज 0.8 वोल्ट। ओ माय गॉड सर जी अब क्या करें? ये क्या है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट, किसके अक्रॉस है ये है आपका लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। मतलब लोड रेजिस्टेंस, तो लोड कौन सी साइड होती है? लोड होती है आपकी आउटपुट साइड। इसका मतलब क्लियर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया ये आपको क्या दिया गया होगा? आउटपुट वोल्टेज। यस और नो? मैं बोला ठीक है चलो सर जी आपकी बात को थोड़ी देर के लिए मानते हैं और इसको 0.8 वोल्ट रख लेते हैं। इफ द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज 0.96। अब यहां पर ध्यान दीजिए, क्या इसने करंट गेन बोला है? नहीं, करंट गेन नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि करंट गेन होता तो इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए थी, ये वैल्यू 1 से छोटी है। और कॉमन एमीटर में हम जानते हैं कि करंट गेन की वैल्यू तो 1 से बड़ी आती है, 40 50 100 ऐसी वैल्यूज आती हैं। लेकिन ये तो 0.96 है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका डेफिनेट मतलब ये है कि भैया ये अल्फा है। यही चीजें आपको पहचाननी होती हैं बस सवाल के अंदर में। सवाल बहुत आसान होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक बार आप आइडेंटिफाई करना सीख गए ना कौन सी चीज क्या है, उसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी। अगला देखो इसने क्या बोला है, एंड द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 192। इसका मतलब यह है कि यार इसने इनपुट रेजिस्टेंस भी दिया है, और वो कितना दिया गया है? 192 ओम। मैं बोला ठीक है 192 ओम लिख दो चलो। ओके, अब क्या हो रहा है? द वोल्टेज गेन
एंड द पावर गेन, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन। तो सर जी वोल्टेज गेन कहां से निकालें? तो हम लोग बोलेंगे सर जी वोल्टेज गेन का मतलब है आपका आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो यार इनपुट वोल्टेज तो दिया ही नहीं, तो मैं निकाल नहीं पा रहा हूं। मैं बोला ठीक है, इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। वोल्टेज गेन का दूसरा तरीका क्या है? करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन। सही बात है, क्या ये पॉसिबल है मेरे को सॉल्व करना? तो देखो करंट गेन, कॉमन एमीटर का करंट गेन मतलब आपको इसको लिखना है बीटा, इनटू रेजिस्टेंस गेन मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। क्या ये चीजें दे रखी हैं? सोचिए और बोलिए। इनपुट रेजिस्टेंस गिवन है, आउटपुट रेजिस्टेंस, सर आउटपुट रेजिस्टेंस तो दिया ही नहीं है। अरे भैया उसने क्लियरली बोला है लोड रेजिस्टेंस, और लोड ही तो आउटपुट पे कनेक्ट होता है कि नहीं होता है? मतलब RL जो होता है वही आपका RO भी होता है। अब ये बात आपको याद आ जानी चाहिए, टाइम पर नहीं आई तो भैया सवाल तो गलत होने वाला है। अब बोलो और क्या बच गया? बीटा। सर जी बीटा तो दिया ही नहीं है। भैया उसने बीटा नहीं दिया लेकिन उसने अल्फा दिया है। सर जी सवाल में अल्फा ही क्यों दिया है, बीटा क्यों नहीं दे रहा है डायरेक्टली? भैया वो चाहता है कि आप एक और फॉर्मूला अप्लाई करें। कौन सा? बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। वो चाहता है कि आप अप्लाई करें, इसलिए उसने ऐसा दिया है। क्या बात समझ में आ रही है? पॉइंट क्लियर होना चाहिए। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा या बीटा कैसे आइडेंटिफाई करोगे? 1 से छोटा नंबर मतलब अल्फा, 1 से बड़ा नंबर 40-50 वाला तो बीटा। श्योर ऐसा ही देगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर गेन आपका नेगेटिव आ जाएगा, तो गेन नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा ही देगा वो। ठीक है, ओके। तो चलो भैया करो हम लोग। तो भैया बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस का अल्फा 0.96 अपॉन 1 माइनस का 0.96। सो बीटा का आंसर आएगा कितना? 0.96 डिवाइडेड बाई 0.04। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 दूना 8, 4 चौक 16। बीटा की वैल्यू आ गई 24। तो अब क्या बचा है? AV बराबर आप लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई बाई 800 डिवाइडेड बाई 192। 24 से कट रहा है क्या? 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 8 32। 4 से तो कट रहा है, ये तो श्योर है। 4 से काट के देखते हैं भैया हम लोग। 4 चौक 16, 4 8 32, 4 से काट दो इसको, ये आ गया 200। 24 से सीधा कटेगा 2 बार, 2 से इसको काट दो 100। तो भैया वोल्टेज गेन का आंसर आ रहा है मेरे पास में 100। अबे ऐसा क्या हो रहा है? वोल्टेज गेन का आंसर 100 आ रहा है, यहाँ पे तो 4.3 वगैरह ये सब चीजें दे रखी हैं। NPN transistor connected in common given a load resistance of 800 ohm is connected to the collector circuit. The voltage drop across it is 0. current। हाँ अब देखिए वोल्टेज गेन आ गया मेरे पास में 100, लेकिन परेशानी ये हो रही है कि ऑप्शन में 100 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। क्या ऑप्शन में कहीं 100 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो सर जी अब क्या किया जाए? ये तो गलत हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है। मैं बोला यार ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, सामने यही सिचुएशन है आपके, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो अब क्या किया जाए? मैं बोला ठीक है सर जी अब ये मैच नहीं कर रहा है, तो अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? ये तो परेशानी हो गई हमारे लिए। तो इसका मतलब डेफिनेट सी बात ये है कि उसने, सवाल ने, एग्जामिनर ने आपसे चाहा है कि वो आपसे बोले कि दिया डेटा सब कॉमन एमीटर का है, लेकिन आप निकालो किसके लिए? कॉमन बेस के लिए। किसके लिए? कॉमन बेस के लिए। ये मुझे क्यों पता लगा? क्योंकि हमारा आंसर जो 100 आया वो करेक्ट है, बट वो किसके लिए है? कॉमन एमीटर के लिए है, जबकि कॉमन एमीटर की तो बात ही नहीं हो रही है यहां पे। तो क्या करें? आंसर मैच नहीं, देखो ये बात क्लियर है, ऑप्शन में यदि आंसर मैच नहीं कर रहा है, सॉरी आंसर यदि ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ ये है कि भैया यहां पर आपको अभी इसका सिंपल मतलब यही निकल के आ रहा है कि डेफिनेटली वो कॉमन बेस के लिए बात करना चाहता है। और यदि वो कॉमन बेस के लिए बात करना चाहता है तो भैया हम लोग एक बार उसको भी चेक कर लेंगे। तो वो आएगा अल्फा, क्योंकि देखो सिर्फ बीटा की जगह अल्फा आएगा, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आएगा RL अपॉन RI। पुट द वैल्यूज, कितना है? 0.96, RL 800 डिवाइडेड बाई ये कितना आया था? RI कितना है? 192। तो अब देखो भैया कैंसिलेशन करने के लिए जरा देखिए,
पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो कटेंगी, 96 से काटोगे 2 बार कटेगा, 2 से काटोगे 4 बार, तो यार AV बराबर 4 आ रहा है। अब मेरा आंसर मिल रहा है। इसका डेफिनेट मतलब यही है कि वो उसने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए डेटा दिया है। अब कई लोग बोल रहे होंगे, उनके मन में चल रहा होगा कहानी, सर जी ये तो आपको पता लग गया कि ये है, लेकिन हमें क्या पता लगेगा? भैया जो जैसे मुझे पता लगा कि मैंने 100 जो आंसर निकाला वो ऑप्शन में नहीं है, तो डेफिनेट सी बात यह है कि वो कॉमन बेस का निकलवाना चाहता है। तो क्या सर हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसे ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मेंशन नहीं है। क्या इसने लिखा है? द वोल्टेज गेन किसका निकालना है, लिखा है उसने? नहीं लिखा है। पावर गेन किसका निकालना, लिखा है? नहीं लिखा है। इसका डेफिनेट मतलब यह है कि भैया तुम कॉमन एमीटर का या कॉमन बेस दोनों में से किसी का भी निकाल सकते थे, लेकिन सिंस हमारा डेटा शुरू हो रहा है कॉमन एमीटर से, इसलिए मैंने कॉमन एमीटर निकाला, लेकिन जब ऑप्शन पे गया तो ऑप्शन मैच नहीं किया, तब मेरे दिमाग की ट्यूब जली। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे सर क्या ये बात आपको पहले से नहीं पता थी? मेरे को पहले से पता थी, क्योंकि मैं ऑप्शन देख के ही समझ गया यार वोल्टेज गेन इतना छोटा आ रहा है, मतलब वो कॉमन बेस ही होना चाहिए। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में सारी चीजें छोटी होती हैं और कॉमन एमीटर में सारी चीजें बड़ी होती हैं। अब आप सोचो ना, 4 का गेन है, मतलब यह है कि आपने 1 रुपया लगाया 4 रुपया मिला। 100 का गेन है, 1 रुपया लगाया 100 रुपया मिला, तो कौन सा ज्यादा फायदे का सौदा है? कॉमन एमीटर। इसलिए कॉमन एमीटर ही वाइडली यूज किया जाता है। चलो अब बोलो, वोल्टेज गेन आ गया, पावर गेन कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, AP बराबर अल्फा इंटू AV। क्यों? अब मुझे मालूम है कॉमन बेस का ही निकालना है, तो भैया 0.96 इंटू 4 कर लीजिए, 4 6 24, 4 2 4 9 36 2 38, तो 3.84 इज द पावर गेन। तो ये वाला आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। 2016 का सवाल है। सवाल समझ में आया? सर जी सवाल समझ में आया, लेकिन जितने भी फ्यूज बचे थे वो सारे यहां पर हमारे उड़ लिए। अब कुछ भी नहीं बचा है जिसमें हम लोग दिमाग लगा पाए। ले देके सुबह से 1 घंटा होने को आया, 5 सवाल हम लोग सीखे हैं। मैं बोला देखो, सवालों को सिखाने का रीजन जो है यहां पर इतना डिटेल में, उसका रीजन यही है कि आपको थियरी देख के आपको परेशानी हो रही है कि सर जी हमें कैसे पता लगेगा कहां पे क्या हो रहा है, आपने एक्सप्लेनेशन कम दिया है। रीजन यही है, सवाल आपके सारे सॉल्व होंगे, कोई भी सवाल नहीं बचेगा। एक बात बताओ, यदि ये ऑप्शन नहीं दिए होते तो क्या ये ऑप्शन आपने नहीं निकाल लिया था? निकाल तो लिया था, अब बस सवाल की लैंग्वेज ट्विस्ट कर गई। अब ये मेरे हाथ में थोड़ी सवाल की लैंग्वेज को ट्विस्ट करना है कि नहीं करना है, वो तो एग्जामिनर के हाथ में, नहीं करवाया। अच्छा, कई लोग सोच रहे हैं सर दोनों ऑप्शन दे दिए तो भैया क्लियरली बात है, डेटा आपको कॉमन एमीटर का दिया है, मतलब उस केस में यही वाला आंसर मान्य होगा, वो वाला आंसर मान्य नहीं होगा, क्योंकि मेन डेटा तो यही है। सो दैट्स व्हाई दिस आंसर विल बी द मोर करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो वही, अब एक और सवाल आ गए। सवाल को देखने के बाद में कई लोगों की सिट्टी पिट्टी वैसी गुम हो गई, सर ये कैसा सवाल दे दिया है यहाँ पे। सवाल को देखो, ध्यान से पढ़ो, 2015 का सवाल है। क्या सवाल लिखा हुआ है? द इनपुट सिग्नल गिवन टू अ सीई एम्पलीफायर, कौन सा है? कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, हैविंग अ वोल्टेज गेन 150, मतलब आपको क्या दे रखा है? AV दे रखा है 150 का। मैंने बोला ठीक है, VI इक्वल्स टू 2 cos 15t प्लस पाई बाई 3 द करस्पॉन्डिंग आउटपुट सिग्नल। याद कीजिए, मैंने आपको बेसिक लेक्चर में सिखाया था, यहां पर है एक एम्पलीफायर, ठीक है, यहां से आपने दिया इनपुट, यहां पर आपको मिलता है आउटपुट। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब यदि कॉमन बेस होगा तो क्या होगा? ये छोटा सा दिया, ये इसका बड़ा सा मिलता है, और कॉमन एमीटर होगा तो क्या होगा? ये आपने भले ही छोटा सा दिया है, ये मिलेगा तो बड़ा, लेकिन ऐसे उल्टा मिलेगा। पाई का फेज डिफरेंस 180 डिग्री आउट ऑफ फेज वाली कहानी जिन लोगों को याद आ गई होगी उनको ये बात समझ में आई होगी। मैं बोला ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई सर जी। दूसरा हमको आउटपुट पहचानना, वो कैसे पहचानेंगे भैया? क्लियर है, AV दिया है तो आप लिखोगे AV बराबर VO अपॉन VI, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा? AV इंटू VI, तो आप लिखोगे AV कितना है? 150 इंटू VI। तो यार VI की पूरी इक्वेशन लिखनी है, मैं पूरी इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं बस 2 वाला डेटा लिख रहा हूं, तो आंसर आ गया 150 इंटू 2
300 वाला आंसर होना चाहिए, मतलब जिसके आगे 300 लिखा है वो ऑप्शन होना चाहिए। अब परेशानी ये है, इसमें भी 300 और इसमें भी 300, अब दोनों में से कौन सा परेशानी है? एक बात बताओ, छोटी छोटी चीजें जो मैं यहां पे कवर करवा रहा हूं, क्या वो सारी आपके दिमाग में बैठते जा रही हैं? ऐसा तो नहीं है बस हवे हवे में ऊपर ऊपर से सब कुछ चल रहा है। ध्यान से देखो, हर एक पॉइंट को मैं मेंशन कर रहा हूं कौन सी चीज क्यों आ रही है। अब ये दो ऑप्शन आ गए करेक्ट वाले, ये दो तो गलत है, ये तो श्योर हो गया ना अभी आपको, ये श्योर है कि नहीं? मैं बोला सही बात है। अब ये दो ऑप्शन में आपको कहानी में दिमाग लगाना है, तो भैया इस दो ऑप्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं जरा देखते हैं। अब इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। इतना तो समझ में आ गया कि पहला जो वर्ड है वो 300 आएगा। बस अब यहां पर क्या चाहिए? करस्पॉन्डिंग आउटपुट सिग्नल। तो मैंने अभी फेज ये बनाया था डायग्राम, मैंने उसमें क्या बोला कि भैया 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, इसका मतलब ये है कि भैया फेज डिफरेंस जो है वो है 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब है पाई। तो भैया आपको करना क्या है, ये जो सिग्नल है ये है VI बराबर है 2 cos 15t प्लस का पाई बाई 3। इसमें आपको पाई क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो जब आप पाई ऐड करोगे तो ये बनेगा VO बराबर कितना, ये 300 आया हुआ था, cos 15t प्लस पाई बाई 3 और प्लस का पाई। तो सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा 300 cos 15t प्लस का पाई बाई 3, सॉरी पाई बाई 3 प्लस पाई ऐड कर लो 4 पाई बाई 3। तो 4 पाई बाई 3 मतलब दिस इज द आंसर। सवाल खत्म। बोलो सवाल में परेशानी हुई? बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। रुक जा भाई, कहां भागे जा रहा है? देखते चलो, फॉर्मूला शीट यदि आपके सामने अवेलेबल है तो आपको इन सवालों को करने से कोई नहीं रोक सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। इन अ सी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। अब एक बात आपने कॉमन यहां पर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आपको पता लग रहा होगा कि यार हर सवाल में मोस्टली वो सी पे ही सवाल पूछ रहा है। सी भी तो वो है जो मैंने आपको पढ़ाया जिससे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपर एज मिले और बच्चों के कंपैरिजन में। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, सी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर मतलब कॉमन एमीटर पे दिमाग लगाना है। ओके, द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम इज 2 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए उसने क्या बोला है, सवाल को फिर से पढ़िए लाइन को। उसने बोला है द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम, मतलब ये आपका कलेक्टर रेजिस्टेंस तो उसने दे दिया 2 किलो ओम और वोल्टेज दिया है यहां पर 2 वोल्ट। अब ये फिर से वही कहानी जाके अटका दी मेरी कि ये क्या है 2 वोल्ट। तो मैं बोला यार कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए आप ऐसे आउटपुट मान के तो रखिए, क्योंकि आगे देखेंगे कुछ दिया है डेटा नहीं दिया है क्या है। आगे बोला है इफ द बेस रेजिस्टेंस इज, बेस रेजिस्टेंस दिया है मतलब आपको आरबी दे रखा है कितना, 1 किलो ओम। मैंने बोला वो वाली बात भी सही है। और बोला है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ द रेजिस्टेंस इज 100, मतलब आपको दे रखा है बीटा बराबर 100। द इनपुट सिग्नल वोल्टेज, अब यदि इसने इनपुट सिग्नल वोल्टेज यदि सवाल में पूछ लिया है, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि यह आउटपुट वोल्टेज है और इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो बोलो कैसे करें? आउटपुट वोल्टेज दिया है, इनपुट वोल्टेज पूछा है। आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का एकमात्र रिलेशन आपको मालूम है, वो ये है कि इनपुट वोल्टेज बराबर, सॉरी आउटपुट वोल्टेज बराबर गेन इनटू इनपुट वोल्टेज। थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने, गेन बराबर आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो उसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब सवाल में परेशानी बोलो क्या है? इनपुट वोल्टेज पूछा है तो आप इसको थोड़ा इधर उधर एडजस्ट कर लीजिए। तो आप लिखेंगे VI बराबर V0 अपॉन AV। बोलो परेशानी कहां आ रही है? आउटपुट वोल्टेज तो है मेरे पास में, परेशानी कहां है? AV में। AV क्या है? वोल्टेज गेन। कैसे निकालूं वोल्टेज गेन? तो यार मैंने बोला वोल्टेज गेन बराबर हो जाएगा करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, करंट गेन मतलब आपने लिख दिया बीटा, सही बात है, क्यों? कॉमन एमीटर है। सवाल में डेटा भैया खुद बोलता है कि मैं क्या हूं। ओके, और AR मतलब है आउटपुट रेजिस्टेंस, मतलब RO अपॉन RI। अब लेकिन कई लोगों की ट्यूब नहीं जल रही कि सर RO अपॉन RI तो दिया ही नहीं है कहीं। लेकिन एक बात बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया था? कॉमन एमीटर मतलब इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब होता है बेस रेजिस्टेंस। तो ये दिया तो है चौड़े में पूरा, यस और नो? बिल्कुल सही बात है। सो पुट कर दीजिए वैल्यूज को। ये आ गया 100, RO है आउटपुट कलेक्टर मतलब 2 किलो ओम, ये है आपका 1 किलो ओम। कैंसलेशन करने पर आपको आंसर मिल रहा है 200।
क्या आंसर है, ये किसका आंसर है, ये है आंसर आपका एवी का। तो बस आपका काम खत्म हो गया। वीओ कितना दिया गया है 2 वोल्ट और ये है 200। सोचिए कितना आएगा, ये आएगा, 2 जीरो हटाओ, एक काम करता हूं, हाँ 200, 2/200 लिख दिया। एक जीरो ऊपर बढ़ाता हूं, एक जीरो नीचे बढ़ा लेता हूं, ठीक है। मैंने बोला ठीक है। इससे सर जी होगा क्या, इस वाली चीज को ऊपर ले जाके मैं लिख सकता हूं मिली वोल्ट में, 2 से इसको काट दो तो आंसर आएगा 10 मिली वोल्ट। और 10 मिली वोल्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी में। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपसे सही सॉल्व होगा। क्लियर है, बोलो समझ में आ रही हैं चीजें, कहां डिफिकल्टी हुई है बताओ, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है हम लोगों ने 8 सवाल सॉल्व किए होंगे अभी तक, या हो सकता है 9 भी कर लिए हों, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले सवाल पे बात करते हैं। सवाल है द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज 100 वेट है। ओके, ये है ना, ये होगा ओम का सिंबल। बेसिकली क्या है ना, इसको ओमेगा बोलते हैं, इट इज अ कैपिटल ओमेगा। तो कई बार क्या है ना, लैंग्वेज जब कन्वर्ट करते हैं एक साइड से दूसरे साइड पे जाते हैं तो कई बार वो W में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो 100 ओम है, इतना आप समझ सकते हो भैया रेजिस्टेंस है, और वेट में कैसे होगा। क्लियर है, ओके। तो बोलो क्या दिया है, द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, कौन सा है, क्या है, कुछ नहीं बोला है। तो भैया मैं सिर्फ बिल्कुल दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा सीधा लिखूंगा RI बराबर है 100 ओम, खत्म कहानी। बेस करंट इज चेंज्ड बाई 40 माइक्रो एम्पियर। इसका मतलब क्या है, IB है या डेल्टा IB है, तो ये है आपका डेल्टा IB। कितना दिया गया है 40 माइक्रो एम्पियर, क्या दिया गया है 40 माइक्रो एम्पियर, विच रिजल्ट्स इन अ चेंज इन कलेक्टर करंट बाई 2 मिली एम्पियर। क्या ये चेंज इन कलेक्टर करंट है 2 मिली एम्पियर, यस और नो। मैंने बोला सही बात है। दिस ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर विद अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 4 किलो ओम। मतलब आपको आरओ दे रखा है 4 किलो ओम और पूछा गया है द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर। तो एक बात बताओ, वोल्टेज गेन कैसे निकालोगे, वोल्टेज गेन बराबर होगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, यस और नो। मैंने बोला सही बात है। दूसरा तरीका मेरे दिमाग में क्या आता है, दूसरा तरीका क्या आता है, करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन, AI, सॉरी यार ये R लिख दिया मैं, तभी बोलूं कुछ गड़बड़ी सी लग रही है। हाँ ये पूरा ही मिट गया, चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं वापस से। ये I हो गया, AV बराबर AI इंटू AR। सही है क्या, बिल्कुल सही है। अब लिखना चालू करो, क्या आएगा, AI मतलब करंट गेन, तो आएगा आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। बोलो क्या ये डेटा आपके पास गिवन है, तो मैं बोला यस गिवन तो है, बस आइडेंटिफाई करना है कैसे। RO और RI मिल गए, अब सवाल है IO और II। तो बताओ इनपुट करंट कौन सा और आउटपुट करंट कौन सा। तो क्लियर दिख रहा है, आपसे बोला गया है कॉमन एमीटर है, ये कॉमन एमीटर है, मतलब आउटपुट आपका IC हो गया और इनपुट क्या होगा IB, खत्म कहानी। पुट द वैल्यूज और सॉल्व इट। तो भैया IO आएगा 2 मिली एम्पियर अपॉन इनपुट आएगा 40 माइक्रो एम्पियर इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस है 4 किलो ओम अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस है 100 ओम। डेटा को इसी के हिसाब से रखना जरूरी है। अब देखो मिली से किलो कैंसल हो जाता है, माइक्रो ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 6 बनाएगा, ए से ए कैंसल, ओम से यहां का ओम भी कैंसल। तो डेटा क्या बच रहा है 2 इंटू 4 अपॉन 40 इंटू 100, और भैया यहां पर 10 की पावर 6, ये 6 जीरो भी बच रही हैं, तो जीरो को काटो, 1 2 3 जीरो कट जाएंगी, बचेंगी 3 जीरो, 4 से काटो कट जाएगा, तो ये आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब आ रहा है 1 2 3 2000। तो 2000 इज द वोल्टेज गेन एंड विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए में। बोलो सवाल हुआ सॉल्व, क्या करना है बताओ, कौन सा सवाल डिफिकल्ट लगा, 2012 का सवाल है ये। हर साल ऐसे ही सवाल बनते हैं लगातार सालों सालों से,
अब देखो कई लोग सोचेंगे सर एक ही एग्जाम 2012 के तो 2-3 सवाल हो गए। भैया हो सकता है एक एक एग्जाम में 2-2 बार 3-3 बार सवाल पूछ लेता है। चलो अगले सवाल पे बात करते हैं। देखो 1 घंटा होने में अभी 5 मिनट बाकी है, तो हम लोग इस सवाल को और करेंगे। हालांकि ये आपका कौन सा नंबर का सवाल चल रहा है, जो भी चल रहा होगा 9वां 10वां उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल में क्या पूछा है देखिए, अ ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। फिर से वही सी का सवाल। इतने सालों में बताओ कौन सा कॉमन बेस का सवाल आया, एक भी नहीं आया। लेकिन Vc बराबर 2 वोल्ट, Vc दे दिया आपको 2 वोल्ट, सच दैट अ चेंज इन बेस करंट फ्रॉम 100 माइक्रो एम्पियर टू 300 माइक्रो एम्पियर। ध्यान से सुनना, क्या हो रहा है, बेस करंट में चेंज हो रहा है 100 माइक्रो एम्पियर टू 300 माइक्रो एम्पियर। तो इसका मतलब बताओ डेल्टा आई बी कितना आएगा। 300 में से 100 गए तो क्या ये 200 माइक्रो एम्पियर आएगा, यस और नो। क्या बोला है उसने, देखो ना तो बेस करंट 100 माइक्रो एम्पियर ना 300 है, ये क्या हो रहा है, इसने चेंज बोला है कि 100 से 300 में जा रहा है। प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द कलेक्टर करंट फ्रॉम 10 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर, मतलब 10 मिली एम्पियर से चेंज हो रहा है 20 मिली एम्पियर। इसका मतलब डेल्टा आईसी कितना आएगा, तो भैया 20 में से 10 गए तो ये आएगा 10 मिली एम्पियर। ध्यान रखना वहां पे माइक्रो, यहां पर मिली एम्पियर है। द करंट गेन, अब भैया कौन सा करंट गेन होगा, अल्फा की बीटा। नंबर देखो 4 ऑप्शन में 4 बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, मतलब बीटा पूछा होगा। और बीटा का आपको फॉर्मूला एक और याद होगा, बीटा बराबर क्या होता है, आउटपुट करंट आईसी अपॉन आईबी। लेकिन सर आईसी और आईबी कैसे लगाएं, ये तो है ही नहीं कुछ। तो एक और फॉर्मूला याद होगा, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी, भी तो मैंने सिखाया है, यस और नो। तो बस पुट कर दीजिए, तो डेल्टा आईसी कितना है 10 मिली एम्पियर अपॉन ये है 200 का माइक्रो एम्पियर। सॉल्व करने के लिए माइक्रो को ऊपर लेके चले जाओ और तो ये मिली को भी काटो, देखो तो 10 टू द पावर 6 आएगा, उसमें से 3 जीरो कट जाएंगे तो 10 इंटू 10 की पावर 3 बचेगा, डिवाइड में है 200। तो भैया जीरो को कैंसिलेशन कीजिए, एक और एक 2 जीरो, तो यहां से 2 जीरो कट गई तो बचेगा 10, 2 डिवाइड बाय 100, तो आंसर आना चाहिए 50। और 50 आपको गिवन है ऑप्शन नंबर ए में, 50 आपको गिवन है ऑप्शन नंबर ए के अंदर में। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो फटाफट से। इजीली किए जा सकते हैं, सारे सवाल इसी बेसिस पर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, चलो आगे बढ़ें क्या। वैसे देखा जाए तो 1 घंटा हो गया है, एक सवाल और करवा देता हूं मैं, है मेरे पास शायद से, यस है, सवाल है मेरे पास, अरे हाँ है, यस। सेम सवाल 2 बार पूछा गया है, थोड़ा सा और ऊपर लेता हूं। सवाल देखो क्या है, अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर हैज अ वोल्टेज गेन, इनपुट इंपिडेंस, आउटपुट इंपिडेंस, पावर गेन। वोल्टेज गेन दिया है, आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस दिया। इंपिडेंस का मतलब भी रेजिस्टेंस ही होता है। एसी सर्किट चैप्टर में आपको इसके बारे में थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा। तो बोलो कैसे करें, अरे कुछ नहीं है, पावर गेन का मतलब आप याद कीजिए, पावर मतलब होगा वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, यस और नो। मैंने बोला सही बात है, लेकिन सर जी अब करेंगे, यहां तो करंट गेन से रिलेटेड तो कुछ चीजें मिल ही नहीं रही हैं। अब क्या किया जाए, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। मैं बोलूंगा यार और भी तो चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है क्या। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आपको ओम्स लॉ आना चाहिए। कैसे ओम्स लॉ आना चाहिए, तो एक बात बताओ, P बराबर मैंने सिखाया V इंटू आई होता है, क्या ये बात जानते हैं आप लोग, बिल्कुल जानते हैं। और एक बात बताइए, V बराबर I इंटू आर आता है आपको कि नहीं आता है, आता है, यस। तो एक बात बताइए, यहां से क्या I बराबर मैं V अपॉन आर लिख सकता हूं, यस और नो, बस इतना आंसर बताइए। क्या I बराबर V अपॉन आर लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये आएगा पावर बराबर आएगा V इंटू वी बाई आर, क्या इसका मतलब V स्क्वायर बाई आर होगा, यस और नो। तो मैंने बोला सही बात है। अब मैंने क्या किया, इसको 2 बार लिख लेता हूं, कैसे, PO अपॉन PI लिख सकता हूं, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो क्या इसका मतलब ये आएगा V नॉट स्क्वायर अपॉन R नॉट अपॉन VI स्क्वायर अपॉन RI। बोलो ये बेसिक ओम लॉ नहीं आता है, कोई ऐसा है जिसको V बराबर IR नहीं मालूम है, कोई है ऐसा, कोई भूला भटका गरीब जिसको नहीं आ रहा हो V बराबर IR। वही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, बस। अब इसका सर फायदा क्या हो रहा है, इसका फायदा आपको समझा रहा हूं मैं, टेंशन मत लीजिए। PO अपॉन PI मतलब पावर गेन इक्वल्स टू, मैं इसको VO अपॉन VI का स्क्वायर लिख सकता हूं,
और इनटू ध्यान दीजिए ये RI ऊपर जाएगा अपॉन RO नीचे आएगा, यस और नो। मैं तो सही बात है सर जी, लेकिन ये तो उल्टा हो गया ना, तो क्या दिक्कत है, डर क्यों रहे हो? इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब आएगा AV का स्क्वायर, ये आएगा पावर गेन बराबर AV का स्क्वायर मतलब वोल्टेज गेन का स्क्वायर इनटू RI अपॉन RO, या फिर आप यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं भैया, पावर गेन बराबर वोल्टेज गेन का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस गेन। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बोलो? नीचे लिख जाएंगे, और क्या दिक्कत है, बस खत्म। अब कर दीजिए सवाल को सॉल्व। AP बराबर आएगा, वोल्टेज गेन कितना दिया है 50, तो ये आएगा 50 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस गेन। रेजिस्टेंस गेन मतलब क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो देखो आउटपुट है आपके पास में 200 और इनपुट है आपके पास में 100, तो आंसर आएगा 2। ये कहां से निकाला मैंने आंसर, समझ में आया क्या? आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, तो वो है रेजिस्टेंस गेन जो कि आ रहा है 2। अब बस आपको इसको करना है सॉल्व, तो 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2, तो 55 25, 2 से काटो 25, 25 पंजे 125, 1250 है क्या कहीं आंसर में? ऑप्शन नंबर सी में। बोलो एक भी सवाल ऐसा था क्या जिसमें आपको परेशानी हुई हो, यस और नो? बताओ कौन सा सवाल ऐसा लगा जिसमें आपको ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत ही हाई फंडू चीजें बन रही हैं? है कोई ऐसा सवाल? बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत यहां पर नहीं होती है। क्लियर है, श्योर है? चलो मैं इसको मिटा देता हूं और यहां पर हम लोग अपने आज के सेशन को क्या कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। 10 सवाल लगभग मैंने आपको आज के लेक्चर में करवाए होंगे। इसके अलावा आप बुकलेट में जाके देखिए, सारे सवाल आपको बुकलेट्स के अंदर में भी मिलेंगे, बिल्कुल सब हैं। उसमें एक सवाल बस ऐसा शायद मैंने बुकलेट में डाला है गलती से कि नहीं डाला है, मुझे भी याद नहीं है, जो आपसे नहीं होगा। बेसिकली क्या है, वो सिलेबस थोड़ा सा चेंजिंग के कारण, और वो थोड़ा सा हाई फंडू टाइप का सवाल भी है, एक जी करके जिसमें सॉल्यूशन दिया हुआ मिलेगा आपको। लेट इट बी, जो भी सवाल रहा होगा आई होप सो कि मैंने नहीं डाला होगा, ठीक है। सो ये थी भैया अब तक की कहानी, जिसमें हम लोगों ने बात करी रिगार्डिंग व्हाट, डायोड एंड ट्रांजिस्टर के सवाल जैसे बनते हैं, सारे पैटर्न के सवाल मैंने यहां पर कराए। अब हाँ, एक सवाल आपको कराना जो रह गया है वो है भैया किसमें, कि इसमें एक और पैटर्न की वैरायटी होती है जिसमें I बराबर IB प्लस का IC का एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। जो इस वैरायटी का सवाल यदि छोड़ दिया जाए, हालांकि नहीं आया अभी सीक्वेंस में, पता नहीं मैंने डाला था कि नहीं डाला था, मुझे भी याद नहीं है, बट मैंने कोशिश तो करी थी कि डाल दूं सवाल, लेकिन नहीं डाल पाया होगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो I बराबर IB प्लस का IC का एक वैरायटी का सवाल बस बाकी रह गया। इसमें क्या होता है, बेस करंट, कलेक्टर करंट और एमीटर करंट में आपको घुमाते रहते हैं और आपको डेटा दिया रहता है, डेटा दिया रहेगा, आपको बस आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सी चीज कहां से रिलेट करती हुई चल रही है। इसके जो सवाल होते हैं इसमें खास बात क्या है, अल्फा होता है, बीटा होता है, IB होता है, IC होता है, ऐसी चीजें होती हैं, और IE, ये 5 चीजें हैं, ठीक है। आपके पास रिलेशन कितने हैं, एक रिलेशन तो है I बराबर IB प्लस का IC, एक रिलेशन है बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस का अल्फा। टोटल अननोन कितने हैं, 5। टोटल अननोन कितने हैं, 5, और इक्वेशन कितनी है, 2, मतलब 3 डेटा देगा, 3 डेटा देगा, कोई तो भी 3 देगा। अब कौन से 3 देगा कोई नहीं जानता, और बचे हुए 2 पूछेगा। अननोन कितने हैं, IB, IC, IE, अल्फा और बीटा, तो भैया इसमें से 3 डेटा देगा और 3 में से बचे हुए 2 निकलवा लेगा। या फिर एक काम ऐसा भी कर सकता है, वो 2 ही डेटा दे, लेकिन 2 डेटा जब देगा तो इन तीनों में से एक देगा और इन दोनों में से एक देगा, तो बचे हुए अपने आप यहां पर सॉल्व होते हुए निकलने लग जाएंगे। क्लियर है? तो मैं बोलूंगा कि भैया सवाल को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए 2 का ही डेटा देगा, मतलब IB, IC, IE में से एक चीज दे देगा और अल्फा और बीटा में से एक चीज दे देगा। अब एक बात बताओ, क्या आप सॉल्व कर सकते कि नहीं कर सकते? कॉमन सेंस लगा के बताओ, क्योंकि आपको मालूम है ना यार, अल्फा बराबर क्या है, करंट गेन इन कॉमन बेस। कॉमन बेस मतलब बेस नहीं आएगा, नीचे IE आएगा, ऊपर में IC आएगा। और बीटा बराबर आपको मालूम है IC अपॉन I, कॉमन एमीटर है मतलब IB आएगा, ठीक है।
ये इक्वेशंस हैं, फटाफट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। 2 ही डेटा से आपका पूरा सवाल सॉल्व किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल्स। इससे ज्यादा लेवल नहीं आता है। हम लोगों ने ड्यूरिंग द लेक्चर काफी चीजें देखी हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा सर बहुत डर लग रहा है, इनसे नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल आपका श्योर होगा, एग्जाम में आपसे सवाल सॉल्व होगा, ये बात मैं आपसे कह सकता हूं। ठीक है, श्योर है? ठीक है, सो आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए